लाहौर में पीटीआई की रैली पे क्या क्या हुआ और क्या इमरान खान साहब दोबारा रैली का रिस्क लेंगे या नहीं लेंगे, ये भी हम आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ आर्मी चीफ की 10 बिजनेसमैन से मुलाकात हुई, उसमें हुआ क्या क्या था, अंदर की कहानी क्या है, हम आज के वीलॉग में आपको ये भी बताएंगे। और पंजाब का इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया गया है, 30 अप्रैल को इलेक्शन होंगे, लेकिन क्या ये इलेक्शन वाकई हो सकेंगे, आज के वीलॉग में ये भी डिस्कस होगा। कल इमरान खान साहब की रैली थी लाहौर में, लेकिन रैली से पहले ही दफ़ा 144 लगा दी गई और उसके बाद जो कुछ पीटीआई के वर्कर्स के साथ हुआ वो तो ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे आपने देख लिया होगा। वर्कर्स को ज़मान पार्क पहुंचने नहीं दिया गया, जहां जहां वर्कर्स निकलते थे वहां वहां पुलिस खड़ी थी और पुलिस ने उनके साथ वही किया जो अमूमन पंजाब पुलिस ऐसे हालात में करती है। लेकिन बल्कि उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा किया गया, क्योंकि इस बार रायत कोई नहीं की गई। लाठी चार्ज की ज़रूरत पड़ी, लाठी चार्ज किया। आंसू गैस की ज़रूरत पड़ी, आंसू गैस इस्तेमाल हुई। और अगर वाटर कैनन चलानी पड़ी तो वाटर कैनन भी इस्तेमाल हुई, लेकिन वर्कर्स को जमान पार्क पहुंचने नहीं दिया गया। इसके साथ साथ जमान पार्क में जहां इमरान खान साहब का घर है, उसकी दोनों साइडों पे कंटेनर्स लगा के उस तमाम रास्ते भी बंद कर दिए गए। अब यहां पे एक सवाल यह भी पैदा होता है कि वर्कर्स को तो कल बड़ा फेंटा पड़ा, इसमें कोई शक नहीं, ज्यादती है, जुल्म है। मैं पहले ये कहता हूं कि डेमोक्रेटिक आदमी हूं, मैं ये समझता हूं कि सियासी एक्टिविटीज़ की इजाज़त होनी चाहिए, उसे किसी शख्स को रोकना नहीं चाहिए। लेकिन जो कुछ इमरान खान साहब कर रहे थे, जो कुछ इनकी पार्टी कर रही थी, उसका अल्टीमेटली ये नतीजा तो निकलना था जो नतीजा निकला। वर्कर्स को तकलीफ हुई बहुत ज़्यादा और कई वर्कर्स ज़ख्मी भी हुए। एक वर्कर अली बलाल जिसकी शहादत, जिसकी हलाकत की खबर भी आ रही है और अभी तक ये पता नहीं चल सका कि उसे मारा किसने है। ये तो हम शाम के वक्त जो वीलॉग करेंगे उसमें हम आपको डिटेल के साथ बताएंगे, वो स्टोरी हम उस वक्त आपके कोशिश गुजार करेंगे कि एक्चुअल हुआ क्या है। लेकिन इसके बावजूद एक चीज़ जो है, जो हैरान करती है, वो ये कि इस सारे सिनेरियो में वर्कर्स को फेंटा पड़ता रहा, वर्कर्स के साथ ज्यादती, वर्कर्स की गाड़ियां टूट गई, वर्कर्स के मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचा, वर्कर्स लाठीचार्ज का निशाना बने, लेकिन पीटीआई के किसी लीडर को एक लाठी भी नहीं लगे। आप देख लें कि वो तमाम लीडर जो वर्कर्स से कहते थे आओ आओ हम एक नया पाकिस्तान बनाते हैं, हकीकी आज़ादी की तरफ बढ़ते हैं, या निज़ाम बदलेगा तो हालात बदलेंगे, उनमें से एक शख्स भी ऐसा नहीं है जो आपको सड़क पर नजर आया। हमाद साहब आप देख लीजिए, जिनका ये इनिशिएटिव था, जो इस शो के सबसे बड़े डायरेक्टर थे लाहौर के, वो कहाँ थे? असद उमर साहब जो तकरीरें किया करते थे, लोग कहते थे कि आप आएंगे तो हालात बदलेंगे, वो कहाँ थे? परवेज़ खटक साहब आपको किसी सड़क पर किसी जगह नज़र नहीं आए। और इमरान खान साहब जिन्होंने लीड करना था इस सारी रैली को, वो भी जमान पार्क में अपने घर से बाहर नहीं निकले, वो घर में बैठे रहे। तो अब ये कैसा इंकलाब है, ये कैसी हकीकी आज़ादी है कि जिसमें लीडर्स तो घरों में बैठे रहे, या वो इमरान खान साहब के साथ बैठे रहे, या वो छुप गए, लेकिन वर्कर्स सड़कों के ऊपर खवार होते रहे। और वर्कर्स की तादाद भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी। ये नहीं कहा जा सकता कि कोई आवाम का समंदर था। अगर आवाम का समंदर होता तो पुलिस कभी लाठीचार्ज ना कर सकती, पुलिस कभी आगे ना बढ़ती। याद रखिएगा कि स्टेट अपने लोगों के साथ नहीं लड़ते। जब स्टेट को यह नज़र आ रहा हो कि लोग बड़ी तादाद में सड़कों के ऊपर हैं, तो फिर स्टेट हमेशा पसपा होती है, फिर स्टेट उनका मुकाबला नहीं करती। स्टेट उस वक्त मुकाबला करती है जब देखा जाता है कि छोटे छोटे जत्थे हैं जिसमें 30-30, 40-40 लोगों की टोलियां हैं, उस वक्त स्टेट जो होती है अपना फंक्शन पूरा करती है। वैसे इस किस्म के हालात जब हों कि लोग आपको हर तरफ नज़र आ रहे हों, लोगों का समंदर हो, सर ही सर हो, तो फिर स्टेट क्या, कोई भी ऑर्गन स्टेट का वो आपको सड़क पे नज़र नहीं आता, फिर वो मुकाबला नहीं करता। आपको याद होगा कि जब टीएलपी के यहाँ पे एहतजाज हुआ था इस्लामाबाद में, तो आप देख लें पुलिस उनका मुकाबला नहीं करती थी, क्योंकि उसकी वजह यह थी कि लोग नज़र आते थे। जब इतने लोग नज़र आ रहे हो तो आप उनका मुकाबला नहीं कर पाते। तो अब इसका इमरान खान साहब का जो शो था वो पहले दिन ही फ्लॉप हो गया और पहले दिन ही हमाद साहब को इस रैली को कॉल ऑफ करना पड़ा और वर्कर्स से कहना पड़ा कि आप घरों को चले जाएं, जबकि उस वक्त तक सारे वर्कर्स घर चले गए थे। पुलिस का मुकाबला कोई नहीं कर रहा था वहां पे। तो फिर हमाद साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आ गई कि देखें ये गवर्नमेंट जो है लाशें चाह रही है, गवर्नमेंट ये चाह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लिया जाए, गवर्नमेंट ये चाह रही है कि हालात ख़राब हो जाएं, तो हम गवर्नमेंट को इजाज़त नहीं देंगे कि वो इतने हालात ख़राब हो जाएं या लाशें गिरा दी जाएं। तो मैं वर्कर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो घरों को चले जाएं। वर्कर उस वक्त तक वैसे घर चले भी गए थे, कोई वर्कर वहाँ पर सड़क पर मौजूद नहीं था।
अब ज़ाहिर है कॉल ऑफ कर दिया गया और ये दूसरा बड़ा सेटबैक है इमरान खान साहब को पिछले चंद दिनों में। पहला सेटबैक था जेल भरो तहरीक। उस जेल भरो तहरीक का ये नतीजा निकला कि ना जेलें भर सकी, ना ही वर्कर्स वहाँ पे पहुँच सके, ना ही लीडर वहाँ पे पहुँच सके। चंद लीडर्स गिरफ्तार हुए और वो भी बड़ी मुश्किल से मिन्नतें तरले करके ज़मानतें करवा के जेलों से बाहर निकले। जबकि खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ 9.5 साल हुकूमत रही इमरान खान साहब की, वहाँ पे एक शख्स भी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार नहीं था। तो इससे आप अंदाजा लगा। बाकी बलूचिस्तान और कराची और सिंध तो आप छोड़ ही दीजिए, वहाँ तो कोई शख्स किसी जगह निकला ही नहीं, वहाँ तो ये तहरीक चली नहीं। तहरीक के 2 ही मरकज़ से, पंजाब था, खैबर पख्तूनख्वा था, दोनों में ये तहरीक बुरी तरह पिट गई। अब ये जो अवामी गैदरिंग थी, जो अवामी रैली थी, ये भी पिट गया मामला। अब सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब दोबारा इस किस्म की बात करेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब को ऐसा रिस्क लेंगे कि जिसमें उन्हें महसूस हो कि मुझे घर से बाहर निकलना पड़ेगा और वहाँ पे ज़ाहिर है पुलिस तसादम हो सकता है, पुलिस इनके ऊपर अटैक भी कर सकती है और वहाँ पे कोई लाठी भी लग सकती है इमरान खान साहब को। और इमरान खान साहब अब लाठी, गोली और गाली इसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। अगर मेरा ख्याल ये है कि ये सिलसिला तो यहाँ पे बंद हो गया। अब इमरान खान साहब कोई नया खेल इसमें स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब भी उनका कोई ड्रामा फ्लॉप होता है, कोई चीज़ फ्लॉप होती है, तो उसको एक नया वर्जन, एक नया ट्विस्ट जरूर देते हैं। अब मेरा ख्याल है कि शायद नया ट्विस्ट देंगे कि वो सब वर्कर से कहेंगे कि आप घरों में बैठ जाएं, आप अपने लैपटॉप ऑन कर लें, मैं आपसे खिताब करूंगा, और शायद वो इस तहरीक को एक लैपटॉप तहरीक में कन्वर्ट कर लें या सोशल मीडिया तहरीक में कन्वर्ट कर लें। लेकिन सड़कों पे आने की गलती इमरान खान साहब नहीं करेंगे, क्योंकि पहला हाथ ही सख्त पड़ा है। और ये बेसिकली एक मैसेज भी दिया गया है कि अब अगर आपने इस किस्म की कोई हरकत की तो स्टेट सीधी हो चुकी है। और ये वाकई बात दुरुस्त है कि स्टेट वाकई अब इमरान खान साहब के मामले में सीधी हो चुकी है। जितना इमरान खान साहब को दौड़ाना था दौड़ा लिया है, जितना डराना था डरा लिया है, जितने बाकी मामलात करने थे कर लिए हैं। लेकिन अब मेरा ख्याल है वो वक्त आ गया है कि अब अगर इमरान खान साहब को गलती करेंगे तो इन्हें उससे अगली गलती करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अभी इमरान खान साहब के 3 केसेस चल रहे हैं फांसी ज़मानत के लाहौर हाई कोर्ट में। आप देख लीजिएगा कि वहाँ पे भी सूरत अब तब्दील हो जाएगी। वो जो कहते थे ना कि हवाओं का रुख बदल रहा है, जैसे जावेद इकबाल साहब कहते होते थे, तो अब वाकई महसूस हो रहा है कि इमरान खान साहब के लिए हवाओं का रुख बदल रहा है। अब इन्हें ज़्यादा मौका नहीं दिया जाएगा। अब ज़्यादा मौका नहीं दिया जाएगा, उसका एक एविडेंस और भी है जो हम आने वाले हिस्से में अभी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हवाओं का रुख बदल गया है, और हवाओं का रुख जो बदला है उसका एक और एविडेंस भी है। वो एविडेंस है आर्मी चीफ का 10 बड़े बिजनेसमैनों से मुलाकात करना। आर्मी चीफ की आर्मी चीफ हाउस में रावलपिंडी के अंदर 10 बड़े बिजनेसमैनों के साथ मुलाकात हुई। इसमें 5 का ताल्लुक कराची के साथ था, 5 का ताल्लुक लाहौर के साथ था। 3 घंटे की मुलाकात हुई। 7 बजे ये सब लोग वहाँ पहुँचे, 10 बजे तक ये मुलाकात जारी रही। इसमें वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब भी मौजूद थे और आर्मी चीफ भी मौजूद थे। अब ये जो मीटिंग है ये बड़ी सिग्निफिकेंट है। ये इसलिए अहम है कि आर्मी चीफ ने महसूस किया कि जब तक मैं बिजनेसमैनों के एतमाद को नहीं बढ़ाऊंगा, पाकिस्तान के अंदर ये जो क्यास है, ये जो कन्फ्यूजन है, ये बढ़ता चला जाएगा। लिहाजा एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया। मेरा ख्याल है ये इनिशिएटिव इससे पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन अब भी लिया है, तो इसका इफेक्ट आपको नज़र आ रहा होगा कि ऐसे लगता है जैसे स्टेट के अंदर और बिजनेसमैन कम्युनिटी जो है उसके कॉन्फिडेंस में इजाफा हो गया। गवर्नमेंट के अपने कॉन्फिडेंस में बहुत इजाफा हुआ और मीडिया को भी पहली मरतबा थोड़ा सा रिलीफ फील हुआ कि वाकई अब स्टेट एक्टिव हुई है और वो पॉजिटिवली कुछ ना कुछ करना चाहती है। तो बिजनेसमैन जब पहुंचे तो उनको ब्रीफ भी किया गया इसहाक डार साहब की तरफ से। इसहाक डार साहब को ने बताया कि IMF के साथ जो हमारा मुआहदा है वो अनकरीब हो जाएगा और उसमें जितनी रुकावटें थी वो सारी दूर कर दी गई हैं। अब IMF डेफिनेटली पाकिस्तान को रिलीफ दे देगा और इसका पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। दूसरा ये भी बताया गया कि पाकिस्तान में 3 बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। एक माइनिंग के शोबे में हो रही है, दूसरा एग्रीकल्चर के शोबे में हो रही है, तीसरी IT के शोबे में हो रही है। ये बताया गया कि अरब मुल्क पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हम उन्हें ज़मीन प्रोवाइड कर दें और वो अपनी कंपनियां बनाएं और वो यहाँ आके एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस करें और उसमें से कुछ चीज़ें वो अपने मुल्क में ले जाए, कुछ चीज़ें यहाँ बेचें या फिर आलमी मंडी में बेच दी जाए। और ये मेरा ख्याल इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। पाकिस्तान के पास बहुत सी ऐसी सरप्लस ज़मीन है जिसको अगर कल्टीवेट कर लिया जाए तो पाकिस्तान के अपने लोगों को भी बहुत फ़ायदा होगा और हमारी मार्केट भी पूरी दुनिया के लिए खुल जाएगी। दूसरा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में माइनिंग के एरियाज़ बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ बेशुमार ऐसी मदनियात हैं कि जिनकी दुनिया में बहुत बड़ी मार्केट है।
और अब अगर कोई दूसरा मुल्क इस माइनिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहता है तो ये भी एक बड़ी गुड अपॉर्चुनिटी है, इसको भी ग्रैब करना चाहिए। तो वज़ीर ख़जाना ने यह भी बताया कि हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, बाहर से कंपनीज बहुत सी ऐसी हैं जो इंटरेस्टेड हैं इसके लिए। और तीसरा आईटी सेक्टर है, वो पाकिस्तान का बड़ा तगड़ा है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश स्पीकिंग है। हमारा जो कॉलेज का स्टूडेंट होता है उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, उससे आगे आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए पाकिस्तान में, लिहाजा आईटी का सेक्टर बड़ा तगड़ा हो सकता है। तो इसमें मेरा ख्याल है चाइनीज़ कंपनी, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है कि चाइनीज़ कंपनी उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। तो अगर चाइनीज़ कंपनी आईटी इंडस्ट्री में आ जाती हैं और इन्वेस्ट करती हैं तो ये भी एक सेक्टर हमारा पाकिस्तान का दुनिया के लिए खुल जाएगा और ये पाकिस्तान को आने वाले दिनों में बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। तो वज़ीर ख़जाना ने यह बताया कि हमारे पास ये सेक्टर्स हैं जिसका पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इससे बिजनेसमैनों को सांस आया, उनको वो कंफर्टेबल हो गए। और इसके साथ साथ आर्मी चीफ ने उनको ये भी बताया कि कौमों पे बुरा वक्त आता है, फिर ये बुरा वक्त ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये खुद हाफ़िज़ कुरान है। तो इन्होंने कुरानी आयात का हवाला दिया, अहादीस का हवाला दिया कि बड़े बड़े मुश्किल वक्त भी आते हैं, फिर अल्लाह ताला ये वादा करता है कि मैं वक्तों को फेरता रहता हूँ, फिर बुरा वक्त चेंज होके अच्छे वक्त में कन्वर्ट हो जाता है। तो मुझे यकीन है, उनका ये कहना था कि अच्छा वक्त पाकिस्तान में आने वाला है। तो उससे भी कॉन्फिडेंस एक डेवलप हुआ बिजनेसमैनों के अंदर। और जो तीसरी बड़ी मेन चीज़ थी, जब एक साहब ने सवाल किया कि ये जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है इसको ख़त्म क्यों नहीं करते आप, क्योंकि इसकी वजह से पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उस पर बड़ा बैड इफेक्ट आ रहा है। जब तक ये पोलराइजेशन चलती रहेगी, सड़कें गर्म रहेंगी, उस वक्त तक पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, उस वक्त तक पाकिस्तान माशी तौर पे टेक ऑफ नहीं कर सकता। तो इस पे जो आर्मी चीफ का मौक़िफ़ था वो ये था कि हम ए पॉलिटिकल हो चुके हैं, हम सियासत में किसी किस्म की इंटरवेंशन नहीं करेंगे, ये सियासतदानों का काम है, सियासतदानों का मैदान है, सियासतदानों ने इस मैदान में अपने घोड़े खुद उड़ाने हैं, अपने मसले खुद हल करने हैं, हम इसमें किसी किस्म की इंटरवेंशन नहीं करने वाले। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले जब ये होती रही तो उसका हमें बहुत बुरा तजर्बा हुआ और इससे फ़ौज भी बदनाम हुई, पाकिस्तान के अंदर भी पोलराइजेशन बढ़ी और उसका ज़ाहिर है पाकिस्तान और हम सबको नुकसान हुआ। तो अब हम ये गलती करने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर इमरान खान साहब का इशू है या गवर्नमेंट का इशू है तो दोनों मिल के बैठ के कोई मसले का हल निकाल लें। तो ये जो एक वाज़े मैसेज था कि जिस तरह बिजनेसमैनों के साथ मुलाकात होनी, इसका मतलब ये है कि स्टेट अब चीज़ों को सीरियस ले रही है। स्टेट को पता है कि अगर हमने इकॉनमी ठीक करनी है तो ये जो इस किस्म की रैलीज़ हैं, जो इस किस्म के तसादम हैं, जो इस किस्म के नारे हैं, जो इस किस्म की गुफ्तगू है, इसको मज़ीद बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और उसका अफेक्ट आपको नज़र आ रहा है। जब बिजनेसमैनों को एतमाद दिलाया गया तो साथ आप देख लें कि बहुत सारी चीज़ें भी सामने आई। फिर बाकायदा ऐसे लगता है जैसे स्टेट की रेट अंगड़ाई ले रही है और ये आने वाले दिनों में मज़ीद सख्त हो जाएगी। तो इमरान खान साहब के लिए एक मैसेज भी है, बल्कि दो मैसेजेस हैं। एक मैसेज ये है कि आपके जो सियासी मामलात है उसे आपने मियाँ शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी के साथ मिलकर बैठकर ही हल करना है। फौज की तरफ से, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कोई आपको हाथ नहीं पकड़ाया जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि स्टेट अब क्लियर हो चुकी है, वो ये समझती है कि इस किस्म की पोलराइजेशन में हम मुल्क आगे नहीं चला सकेंगे। लिहाजा अगर आप सियासत करना चाहते हैं तो फिर आपको सियासी डायलॉग करना पड़ेगा। आपको इस तरह मुल्क की सड़कें गर्म करके मुल्क की इकॉनमी से खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो पैगाम बड़ा वाज़ेह है और इससे मेरा ख्याल है इमरान खान साहब और पीटीआई को बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। और अब हम तीसरे इशू की तरफ आते हैं कि पंजाब के इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान हो चुका है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 30 अप्रैल को इलेक्शन पंजाब के अंदर हो जाएंगे। केपीके का जो शेड्यूल था वो कल फैसला नहीं हो सका इसका। गवर्नर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान मुलाकात हुई लेकिन वो मुलाकात फ्रूटफुल नहीं थी। अब ये इशू अगले मंडे और ट्यूसडे तक चला गया, तो सोमवार या मंगल को एक और मीटिंग होगी और मेरा ख्याल ये है कि होपफुली सोमवार या मंगल को केपीके का ऐलान भी शेड्यूल का हो जाएगा। तो अब केपीके के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, पंजाब के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये इलेक्शन हो जाएंगे या नहीं होंगे। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर तो इमरान खान साहब ने अगर ये इलेक्शन लड़ना है वाकई, तो फिर मेरा ख्याल है उन्हें गवर्नमेंट के साथ बैठना पड़ेगा। और अगर वो गवर्नमेंट के साथ नहीं बैठते तो फिर इनकी गिरफ्तारी हो सकती। और अगर इनकी गिरफ्तारी हो गई और इमरान खान साहब जेल में चले गए तो फिर पूरी गवर्नमेंट मिल मिला के इलेक्शन करवा देगी और उस इलेक्शन का नतीजा इमरान खान साहब के हक में नहीं निकलेगा। फिर केपी के अंदर भी इलेक्शन हो जाएगा, पंजाब के अंदर भी इलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर इमरान खान साहब जेल में होंगे, पार्टी को लीड कर नहीं सकेंगे, टिकटों की तकसीम पर बड़े फड्डे पड़ जाएंगे क्योंकि इनकी पार्टी के अंदर ये बड़ा प्रॉब्लम है। जब टिकटों का फैसला चौधरी परवेज़ लाई साहब करेंगे
तो पीटीआई उसे कैसे मानेगी? फिर जब शाह महमूद कुरैशी साहब कुछ लोगों को टिकट देना चाहेंगे तो बाकी लोग नाराज़ होंगे। फिर गुलाम सरवर खान साहब के कुछ लोग हैं जो उनको टिकट देना चाहते हैं। फिर आप पंजाब के अंदर फवाद चौधरी साहब को देख लें, फिर उस साइड पे परवेज़ खटक साहब को देख लें केपी के अंदर। तो इतनी ज़्यादा डिवीजन है पार्टी के अंदर कि टिकटों के ऊपर ठीक ठाक लड़ाई हो जाएगी। और अगर इमरान खान साहब नहीं होंगे तो फिर ये लड़ाई पूरी पार्टी को लेकर बैठ जाएगी। तो जब ये इशू ही सेटल नहीं होगा तो इस दौरान अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो पीटीआई कहाँ स्टैंड करेगी? तो मुझे यूँ लगता है कि अगर इमरान खान साहब जेल चले गए और गवर्नमेंट ने इलेक्शन करवाने की कोशिश की तो पीटीआई पहली जमात होगी जो सबसे पहले एतराज़ करेगी कि नहीं, हमें ये इलेक्शन कबूल नहीं है, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन न करवाए। आप भी मेरी बात नोट कर लीजिएगा कि वो वक्त आ जाएगा कि जब पीटीआई इस इलेक्शन से खुद ही बाइकआउट कर देगी, वो खुद ही डिसओन कर देगी इसको और ये कहेगी कि जनरल इलेक्शन के साथ करवा लें। और अगर इमरान खान साहब बाहर रहे तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये इलेक्शन हो सके, क्योंकि फिर बाकी सियासी जमातें इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे।